हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइज क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज पीवाई क्यू सीरीज की अगली कड़ी लेके आए हैं। पीवाई क्यू सीरीज ही नहीं, साथ में एनालिसिस प्लस मैटर, ताकि पीवाई क्यू सीरीज के अलावे कहीं से क्वेश्चन पूछे उस टॉपिक से तो प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सके आप लोग। पीवाई क्यू सीरीज तो सब करा रहे हैं, बस इनसे बताया निकल गए, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होने से क्या होगा कि सिर्फ अब उससे अच्छा सॉल्व कर लेते बैठ के आप लोग, क्या कर लेते आप लोग। तो कंडीशन ये रखा, हम एनालिसिस कर देंगे, साथ में पूरी मैटर पूरी कहानी बता देंगे, ताकि उस कहानी के माध्यम से पूरी आपकी टॉपिक तैयार हो जाए। एक प्रकार से क्रैश कोर्स टाइप प्रोग्राम चल रहा है ये। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ाएंगे कर्नाटक युद्ध, और इस कर्नाटक युद्ध में दो रियासतों की कहानी सुनाएंगे, प्लस दो कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा की कहानी भी सुनाएंगे। क्योंकि आप इसके पहले जो क्लास हुआ है उसमें हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ाया था, जिसमें पुर्तगीज, डच, EIC, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच पढ़ाए थे। तो अब दो कंपनी बच गई लास्ट में, फ्रेंच और अंग्रेज। अब वही लड़ेंगे दक्षिण भारत में। तो कर्नाटक युद्ध और हैदराबाद रियासत की कहानी सुनाएंगे। दोनों के माध्यम से जो युद्ध हुई थी उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है आगे। पहले पृष्ठ पे क्वेश्चन लगा दिया गया है कि क्वेश्चन देख लीजिए। यानी स्वतंत्र भारत में 18वीं सदी में जो राज्य की स्थापना हुई थी उसके बारे में प्रश्न देख ही सकते हैं आप लोग। प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न को लास्ट में करेंगे। प्रश्न क्या है? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये प्रश्न 2021 में पूछा है, IAS में पूछा है। ठीक है। द निजामत ऑफ द आर्केड बोलते हैं, आर्कुट इंग्लिश वाले बोलते हैं, और द इमर्ज ऑफ द हैदराबाद स्टेट। अब एक स्टेट निकल के आया क्या? हैदराबाद। दूसरा, मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर साम्राज्य एम्पायर। जब मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे होंगे मेडावल हिस्ट्री, तो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे आपको। रोहिलाखंड किंगडम वाज फॉर्म ऑफ द आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाई अहमद शाह दुरानी। तो इसमें क्या सही होगा, कोड से बताना है। यदि आप लोग को आंसर पता हो तो बता सकती हैं आप। ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रश्न आगे है। हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रश्न बाइलिंगुअल चला है क्लास। ये देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए। हैदराबाद रियासत की राज निकली थी, मैसूर राज की विजय साम्राज्य से निकला था, क्या आंसर हो सकता है? दोनों सही है, वाह। मैसूर साम्राज्य जो है विजय साम्राज्य से निकला था, वाह। इसका आंसर सिर्फ दूसरा सही होगा। कौन सा कथन सही है? दूसरा सही निकलेगा इसमें। इसका आंसर जो निकलेगा सिर्फ दूसरा निकलेगा, सेकेंड नंबर निकलेगा। अभी हम आपको हैदराबाद रियासत की कहानी सुनाएंगे। ये जो मैसूर साम्राज्य विजय साम्राज्य से ही निकला था। जब 1565 में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ, और कौन सा युद्ध हुआ उसका और का नाम जानते हैं? 1565 में जो युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी नहीं लड़े थे इसमें बरार छोड़ के बाकी कंपनी राज्य लड़े थे। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर लड़े थे 1565 ईस्वी में, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। और कौन सा युद्ध बोलते हैं उसे? तो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और सामने जो बच्चे बैठे हैं वो भी बताएं आंसर इसका। चलिए सोच के बताइए, आंसर बताया जाएगा इसका। और रुहेलखंड साम्राज्य का गठन दुरानी के द्वारा तबीयत में हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। और पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्केड साम्राज्य का जो नियामत मिला है वो कर्नाटक स्टेट में मिला है, ना कि हैदराबाद रियासत स्टेट में मिला है। चलिए अब एक एक करके स्टेट पे हम जिक्र करते हैं। अब आइए, ये रहा हैदराबाद रियासत, और कर्नाटक, और बरार, नीचे बीदर, क्या? और ये निजाम साहब थे, वहां के थे ना हैदराबाद के। किसने स्थापना किया था हैदराबाद रियासत की? कोई बताएगा? हैदराबाद डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? और कर्नाटक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? मैसूर नीचे, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य से निकल के बना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से निकल के बना है मैसूर। बताइए जल्दी।
कमेंट करके भी बताते रहिएगा, आप लोग कमेंट करके भी बताते रहिएगा। फिर ये आ गया डायग्राम, मतलब फिगर, फोटो, यानी मैप जिसको बोलते हैं। मैप के थ्रू क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये देखिए पूरा हैदराबाद रियासत की स्टेट की बात की गई है, पूरा ये दक्षिण भारत का मैप लगा दिया गया, उसमें पूरा इंडिया का मैप था, दक्षिण भारत का मैप है। और ये रहा मैसूर किंगडम, ये रहा मराठा किंगडम, ये पूरा ये रहा हैदराबाद रियासत का। ठीक है, मैप याद कर लीजिएगा। और मैप में लोकेशन आ गया आपको तो क्षेत्र आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, और आसानी से क्वेश्चन जो टैकल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए मैटर रिपब्लिक, हैदराबाद रियासत की बात करते हैं। मैटर इंग्लिश मीडियम में बच्चे इधर है और हिंदी वाले बच्चे इधर है। क्या है हैदराबाद रियासत, डायनेस्टी की बात मैं करूंगा। कौन था फाउंडर? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? आसफ जाही वंश के संस्थापक थे। क्या क्या नाम था उनका? निजामुल मुल्क, जिनको क्या बोलते हैं? किंगखलीज खां। इतना इजी प्रश्न नहीं आया आप लोगों को। द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट हैदराबाद आसफ जाही डेंसिटी वाज निजामुल मुल्क, किंगखलीज खान। और निजामुल मुल्क जो थे, जब आप पढ़ रहे होंगे कौन, मौर्य साम्राज्य की पतन और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो साम्राज्य है मौर्य की गद्दी बैठी, तो उसमें 3 गुट काम कर रहे थे। ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी गुट काम कर रही थी। सैयद बंधु वाला गुट याद है? अली ब्रदर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, सैयद बंधु अली ब्रदर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट काम कर रही थी। और वही क्या करते थे कि मुगल गद्दी पे साम्राज्य को स्थापित भी करते थे, किंग मेकर भी कहा गया उन लोग। और अपने हिसाब से साम्राज्य का मतलब राजा का हस्तांतरण करते रहते थे वो लोग, ट्रांसफर करना, ये राजा जो है काम लायक नहीं है, निकालो, नए राजा का स्थापित कर दो। तो उसी तुरानी गुट से एक गुट था तुरानी गुट, उसी में निजामुल मुल्क तुरानी गुट का था। उसने सैयद बिंदुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद है ना कि सैयद बंधु के पतन के बाद हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट और ईरानी गुट बहुत सक्रिय हो गए थे ये। तो उसी में से एक गुट में था निजामुल मुल्क, जो हैदराबाद को मिला था क्या? रियासत हैदराबाद क्षेत्र मिला था, जहां वो गवर्नर थे। और वही गवर्नर बाद में क्या करेंगे? एक रियासत डेंसिटी की स्थापना कर डालेंगे। जब साम्राज्य कमजोर होते हैं तो राज्य जो होता है, जो क्षेत्र होते हैं, वो स्वतंत्र कर लेते हैं। ये कहानी जानती हैं, पूरी इतिहास की कहानी रही है। जब साम्राज्य का राजा जो होता है मजबूत होता है, तो वहां पे स्थिति होती है कि वो पूरी साम्राज्य को एक साथ लेके चलता है। मगर राजा कमजोर होता है तो जो उनके चाहने वाले होते हैं, कमिंग में जो चाहने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई जो मजबूत होते हैं राजा से, वो क्षेत्र को स्वतंत्र कर लेते हैं। यही हाल हुआ निजामुल मुल्क में। हैदराबाद रियासत को उसने स्वतंत्र कर लिया। चलिए अब देखिए, निजामुल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में सूबेदार नियुक्त किया गया था। यानी निजामुल मुल्क वाज द गवर्नर अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर, किसके द्वारा? मोहम्मद शाह इन द डेक्कन क्षेत्र में। दक्कन क्षेत्र में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था, क्षेत्र दिया गया था इनको कि उस क्षेत्र को संभालिए और टैक्स वसूल के सरकार को दीजिए, ये राजा को दीजिए। मगर राजा कमजोर हो गया तो ये स्वतंत्र हो गए। और यही हुआ कि 1720 से लेके 22 के बीच में दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लिया इन्होंने। किसने? निजामुल मुल्क ने। और 1724 ईस्वी में उसने एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर डाला। कहानी यही है ना? कहानी यही है ना? Between 1720 and 22 had the consolidated his position in the Deccan, and 1724 he established by the independent state of Hyderabad. याद है कुछ कि भूल गई?
चलिए, निजामुल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कर दी, ये हिंदी शब्द है, और कभी नहीं की, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक में वो कार्य करते रहे। इधर देखिए, निजाम मुल्क नेवर ओपनली, मैं कभी भी स्वतंत्र रूप से घोषणा नहीं किया कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, मगर व्यवहारिक रूप से वो स्वतंत्र होकर काम करने लगा था। घोषणा इसलिए नहीं की कि भाई वो लगता था कि मुगल साम्राज्य से यदि हम घोषणा कर देंगे तो हो सके कि भाई हम पे जो गुट वाले हैं, अदर गुट वाले हैं, वो हम पे क्या काबिज भी हो सकते हैं। और मुगल सत्ता में अभी भी मुगल सत्ता इतनी कमजोर नहीं हुई थी कि आप आसानी से स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या गुट काम कर रही थी तो हो सके आपको ट्रांसफर करके किसी और गुट के मेंबर को वहां का गवर्नर कर जाता। इसीलिए टैक्स देते रहे लोग, और स्वतंत्र रूप से एक साम्राज्य स्थापित कर लिया उन्होंने। चलिए, आगे देखते हैं इसके बारे में फैक्ट और है। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, और उसने एक हिंदू था पूरनचंद्र, उसको एक दीवान नियुक्त कर लिया। भाई डेक्कन क्षेत्र में जब निजामुल मुल्क है तो मुस्लिम है, और मुगल भी मुस्लिम ही थे, तो हिंदुओं के प्रति भी उदार नीति अपनाई। एक प्रकार से क्या संभाव की स्थिति स्थापित किया, सामाजिक संस्कृति संभाव की स्थिति स्थापित कर लिया इसने। किया कि नहीं किया कि भाई अब मैक्सिमम जनसंख्या तो हिंदू थी, राजा ही मुस्लिम थे ना। तो अकबर के काल से देखिएगा कि अकबर ने काम शुरू किया था कि सबको साथ लेके चलने का काम, और औरंगजेब के समय थोड़ी कट्टरता आ गई, मगर आगे जो भी साम्राज्य राजा आए मुगल साम्राज्य में, वो भी सद्भाव की स्थिति स्थापित किए, क्योंकि बगावत की स्थिति बहुत रहती थी हिंदुओं में, राजघराने थे बगावत, तो उन्होंने दीवान नियुक्त कर दिया था। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं। निजाम मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। कौन सी प्रथा, पूछा गया प्रश्न है कि दक्कन क्षेत्र में किसने जागीरदारी प्रथा को अपनाया था, यानी रेवेन्यू सिस्टम जो था किसने अपनाया था, जागीरदारी सिस्टम्स। तो कौन था, निजामुल मुल्क, हैदराबाद क्षेत्र में, रियासत में। और जो करप्शन थे उसको समाप्त करने की कोशिश किया। 1724 ईस्वी में, फैक्चुअल चीज है, अभी तक सुकरखेरा का युद्ध पीसीएस में पूछा गया, आईएएस में नहीं पूछा गया। पूछा जाता था, पूछा भी गया है, आप 2006, 7, 8 का जब प्रश्न देखेंगे तो उसमें पूछा गया था। अब तो स्टेटमेंट बाई प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, यदि पूछ दे तो क्या करेंगे, इसलिए इस चीज को मेंशन किया जाता है यहाँ पे। 1724 में सुकरखेरा के युद्ध में निजाम मुल्क ने मुगल सूबेदार किसको, मुबारिज खां को पराजित किया। किसको, इन द बैटल ऑफ द सुकरखेरा इन 1724। पूछ दे तो क्या कीजिएगा, किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो निजाम मुल्क और डिफेटेड बाय द मुगल सूबेदार किसको, मुबारिज खान को युद्ध किया गया। उसके बाद मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया, और उसे कौन सी उपाधि दी, आसफ जाह की उपाधि दी। इसीलिए इस वंश का नाम क्या था, आसफ जाही वंश कहा जाता है, डेंसिटी बोला जाता है। आया समझ में। Thereafter the Mughal emperor appointed the Nizam Mulk as the viceroy of the Deccan and gave him the title of the आसफ जाह। तो प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए 1748 ईस्वी में 1748 में निजाम मुल्क की मृत्यु हो जाती है। जो गवर्नर था, वायसराय बना, वहां पे स्वतंत्रता स्थापित की थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और हैदराबाद में गद्दी की लड़ाई शुरू हो जाती है। हैदराबाद में गद्दी की लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन गद्दी पर बैठेगा, पुत्र और पौत्र में। और आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया, और कर्नाटक के प्रश्न पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। और यहीं से याद रखिएगा, दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में भाई भाई लड़ने लगे गद्दी के लिए, और हैदराबाद में
पुत्र पौत्र लगे गद्दी के लिए। और इसी का फायदा उठाया कौन? दो कंपनी जो बच गई थी और दक्षिण भारत में संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे। और एक यही कारण हुआ कर्नाटक युद्ध का। चलिए, ये रहा हैदराबाद रियासत। अब चलते हम लोग कर्नाटक। ये मैप है, मैं तो दिखाई चुके पहले भी। हैदराबाद कर्नाटक का बेल्ट पूरा, केरला चालू चोला वंश का। अब आगे देखते हैं कर्नाटक के युद्ध के बाद। कर्नाटक डेंसिटी के बारे में चर्चाएं हम कर लेते हैं। अब कर्नाटक, ये भी एक था रियासत। कर्नाटक जो था मुगल दक्कन का एक सूबा था। क्या था? प्रोविंसेस था मुगल दक्कन का। और कर्नाटक के नायाब सूबेदार कौन थे? कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। नायाब सूबेदार को नवाब कहा जाता था। और दिल्ली की सरकार से, दिल्ली सरकार कौन? मुगल बादशाह से स्वतंत्र होकर कौन था? सदाउतुल्ला खां ने आरकाट को अपनी राजधानी बनाया। यदि कर्नाटक के बारे में पूछे कि उसका कैपिटल कहां है, तो आरकाट उसी जिक्र वहां किया गया है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था। हैदराबाद नहीं, कर्नाटक क्षेत्र के लिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद सदाउतुल्ला खां के बाद कौन आया? उत्तराधिकारी के संघर्ष को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि यहां पे चांद साहब अनौरुद्दीन लड़ेंगे आपस में। मराठों ने 7 वर्षों के पश्चात चांद साहब को छोड़ा और इनकी मृत्यु के बाद कहा कि जाइए संघर्ष कीजिए, क्योंकि इनके बेटे जो थे नौरुद्दीन और चांद साहब के बीच में आपसी संघर्ष होना तय था। और इसी में कूटनीति का सहारा लेते हुए फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले ने सहयोगात्मक रवैया अपनाया और एक पक्ष को सहयोग करने लगा। और यही कारण बनेगा कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना, क्योंकि दोनों कंपनियां चाहती थी कि दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करे और व्यापारिक एक अधिकार कायम करे। उत्तर, उसमें कंडीशन यह था कि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य थे, तो भाई इतनी कमजोर हुए नहीं थे। हाँ, कुछ फरमानों के माध्यम से 1717 में एक फरमान मिला था, उनके माध्यम से व्यापार का अधिकार मिला था। और जब जाएंगे पश्चिम भारत के रीजन में, तो मराठा बहुत क्या था? शक्तिशाली था, तो वहां पे साम्राज्य विस्तार कर नहीं सकते थे। पूर्वी भारत में बंगाल, याद होगा आप लोग को, और यहीं पैरेलल बंगाल भी चलेगा। पूर्वी भारत में बंगाल में भी मीर कासिम, अलवर्दनी खां, सिराजुद्दौला बहुत मजबूत थे ये लोग। भले कूटनीति के सहारा लेके वो हार जाते हैं प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मगर जब तक अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला रहता है, तब तक अंग्रेजों को वहां पे भटकने नहीं देता है। तो अब बचा कहां? दक्षिण। और दक्षिण में स्थिति क्या थी कि छोटे छोटे रियासत हो चुके थे, आपसी कलह हो रही थी। हैदराबाद में देखिए आपसी कलह हो रही थी, कर्नाटक में भी इनकी मृत्यु के बाद आपसी कलह शुरू हो गई। तो दक्षिण भारत में दोनों कंपनियों को मौका मिल गया क्या करने का? अपना साम्राज्य विस्तार करने का। क्योंकि कंपनियों का एक मकसद था कि जहां फैक्ट्री स्थापित करेंगे उसके अगल बगल क्षेत्र पे कब्जा भी करेंगे, तभी लंबे समय तक टिक पाएंगे यहां पे और व्यापारी का एक अधिकार कायम कर पाएंगे। और प्रश्न जो है, इसी प्रश्न को लेकर फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। बताएंगे, ये अंदर में पूरी कहानी चलेगी। अंततः कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने षड्यंत्र का पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी पर अधिकार छीन लिया। कब? ये घटना होगी प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद की घटना होगी। चलिए कर्नाटक युद्ध पढ़ाएंगे, उसी में पूरी कहानी बता देंगे हम आपको।
आपसी जंग का, इसका कर्नाटक युद्ध पे ही आते हैं, क्योंकि एक प्रश्न कम से कम इससे रहते हैं। अब उस समय की स्थिति देखिए, पूरा भारत है, इसमें नॉर्थ इंडिया में कौन शासन कर रहा था? मुगल साम्राज्य। मगर इसी समय छोटे छोटे रियासत अलग हो चुके थे। उसी समय इस रियासत, इस भाग में कौन शासन कर रहा था? मराठा, जो अपने आप में क्या था? शक्तिशाली था। पूर्वी भारत में इसमें बंगालों के नवाबों के थे, अलवर्दी खां, सिराजदौला, फिर मीर कासिम, मीर जाफर। दक्षिण भारत में स्थिति यही बताए हैं कि हैदराबाद रियासत अलग, बरार अलग, मैसूर किंगडम अलग, कर्नाटक अलग, और आपस में सब कुछ संघर्ष क्षेत्र विस्तार के लिए। यही एक क्षेत्र था जहां पे दोनों कंपनियां व्यापारिक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। क्यों? उत्तर भारत में तो उन्हें फरमान मिल चुका था व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह से। मराठा क्षेत्र में व्यापार मुश्किल था उनके लिए। तो इसी क्षेत्र में क्या होगा? संघर्ष करेंगे, और इसी का परिणाम होगा दक्षिण भारत में जो जीतेगा। ये तय कर दिया, दक्षिण भारत में जो जीतेगा, जो कंपनी जीतेगा, धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार पूरे भारतवर्ष पे करेगा। क्योंकि आगे के समय में देखेंगे हर जगह कमजोर स्थितियां होने लगी, चाहे बंगाल का हो या मुगल बादशाह का हो। अब आइए हम लोग कर्नाटक युद्ध पे आते हैं। अब आया प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले कुछ कहानी सुन लीजिए। क्या है भाई? ये कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध परिस्थितियां तो बता ही चुके थे कि युद्ध कहां होना था संभव, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष होना था, और वो संभव कहां हुआ? दक्षिण भारत में। उसी समय कर्नाटक के नवाब की मृत्यु होती है और दो संबंधियों के बीच जंग छिड़ जाता है। और हैदराबाद में आई हुई कहानी हुई, दो संबंधियों के बीच जंग छिड़ गया। उस समय स्थिति ये थी कि बंगाल के नवाब बहुत मजबूत थे, तो वहां व्यापार सिर्फ व्यापारिक अधिकार दिए थे, सिर्फ व्यापार कीजिए और कुछ और नहीं कर सकते आप। कहानी ये हुई कि इस युद्ध का परिणाम यूरोप में तय हुआ। ये युद्ध का जो चित्र है वो यूरोप में तय हुआ कि वहां भी फ्रेंच और ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा कर रहे थे अपना प्रभाव जमाने के लिए, विस्तार करने के लिए। और विस्तार करते करते उसका प्रभाव यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पे वो वहां युद्ध लड़ना शुरू किए। जब वो वहां युद्ध लड़ेंगे तो भारतीय परिदेश कैसे अछूता रह जाता, और यहां भी युद्ध लड़ा गया क्योंकि दोनों के लिए क्या थी? कमाऊ क्षेत्र था ये भारत, यानी व्यापार के माध्यम से व्यापारिक लाभ दे रहा था, पैसे आ रहे थे दोनों को यहीं से, तो दोनों भी यहां भी प्रतिस्पर्धा कर लेंगे। तो तय हुआ युद्ध कहां? यूरोप में। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के मामले को लेकर। तो इस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट टेमो का युद्ध बोलते हैं। तो यदि पूछा जाए कि सेंट टेमो का युद्ध किसे कहा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध कहा था, यह याद रख लीजिएगा। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यानी दोनों शक्तियों यानी फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य लड़े गए थे, क्योंकि इस समय स्थिति यह थी कि पुर्तगीज और डच और डेनिश ये अंग्रेजों से हार के शिफ्ट हो चुके थे। पुर्तगीज वापस, और कुछ व्यापार भी किए थे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। डच की स्थिति वही थी कि पूरी क्षेत्र जो है अंग्रेजों को देकर वो चला गया कहां? बेदरा का युद्ध, याद है ना? बेदरा के युद्ध में डच लड़े थे ना। बेदरा के युद्ध बाद वो शिफ्ट हो गए कहां? इंडोनेशिया की तरफ, सिर्फ मसाले व्यापार के लिए। डेनिश की स्थिति वो थी नहीं, आई व्यापार की दो जगह और चली गई। तो मजबूत स्थिति में कौन था? फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी। अब दोनों क्या कि ब्रिटिश, फ्रांस जो था सबसे लेट आया था, उसको भी चाहिए था, मुनाफा देख चुका था व्यापार के माध्यम से, तो भी क्षेत्र विस्तार करना चाहता था। और ब्रिटिश तो लगातार कर ही रहा था, तो
वो देख चुका था कि मुनाफा कितना होता है और फायदा कितना है इसमें। तो दोनों के बीच संघर्ष तय हो गया दक्षिण में आगे खासकर। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से तैयार हो गया और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे क्योंकि अपना प्रभाव जमा रहे थे, क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। तो जिसका प्रभाव भारत में पड़ना तय हो गया, इसका प्रभाव भारत में भी बढ़ा। नीचे दिस वार वाज कॉल्ड बाय द बैटल ऑफ द संटोमे एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस वार वाज प्रिपेयर्ड बाय द वार ऑफ ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार युद्ध जो होता है। याद है कहानी? कुछ नहीं। अब इस युद्ध में क्या होता है आगे बताइए। अब एक दो पॉइंट बताइए आप लोग आगे, कुछ तो बताइए। लड़ाई होती है, किसकी बीच लड़ाई होगी? अब चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था आरंभ होने की तत्कालीन कारण बताई दिए। क्या भारत में कैसे हुआ? वो तो विश्व स्तर पे था, उसका प्रभाव यहां पड़ा। तो भारत में तत्कालीन कारण क्या हुआ? इस तत्कालीन कारण पूछा जाए, मेंस का भी प्रश्न है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के तत्कालीन कारण और प्रभाव या महत्व की जिक्र कीजिए। तो तत्कालीन कारण क्या था कि अंग्रेज अधिकारी था, क्या नाम था? कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लिया जाता है कि नौ शक्ति के मामले में दोनों कमजोर नहीं थे और दोनों क्षेत्र विस्तार चाहते थे। तो कैप्टन जो बार्नेट था कुछ फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लिया और डुप्ले उसमें गवर्नर था। पौंडीचेरी का गवर्नर बनाया गया था डुप्ले को, फ्रांसीसी गवर्नर था। उसने भी क्या किया? डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर किसको? ला बोडेन की सहायता से मद्रास को जीत लिया। किसको जीत लिया? मद्रास को जीत लिया। और डुप्ले की कूटनीति काम करेगी यहां पे कि कहां राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगेगा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति उसने जगाया और उसका फॉलो आगे अंग्रेज भी किए। आप लोग पढ़े होंगे कि डुप्ले की नीति के बारे में। पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने भारत के रियासत में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा और महत्वाकांक्षा के चलते वो क्या क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू करेगा, क्योंकि उनका कंसेप्ट ये था कि हम यहीं से कमाएंगे और यहीं जीतेंगे, यहीं के राजघरानों से हम कमाएंगे और यहीं क्षेत्र विस्तार करेंगे और इन्हीं के पैसों से हम व्यापार करेंगे। डुप्ले का कंसेप्ट था ये, जिसको डुप्लेक्स बोलते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरदीन से डुप्ले की विरुद्ध सहायता मांगी। कौन? अंग्रेजों ने। और हालांकि हस्तक्षेप के बाद डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा था। यही बात है कहानी, अनवरदीन की कहानी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आगे। ऐसा इसमें कौन सा युद्ध लड़ेगा? फेमस युद्ध जिसमें अनवरदीन की मृत्यु हो जाती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरदीन के मध्य लड़ा गया था। किसके किसके? फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरदीन के मध्य लड़ा गया था, क्योंकि ये अंग्रेजों से सहायता मांगा और अंग्रेजों ने कहा कि अब हम सक्षम नहीं है इतनी सहायता करने के लिए, इसलिए मद्रास घेरा जो जीता था कौन? फ्रांसीसी, उस घेरा को छोड़ा भी नहीं था। और इसी समय कर्नाटक के नवाब, और ये हुआ कहानी क्या कि मद्रास का जब घेरा हुआ तो अनवरदीन ने कहा कि ये जो खेल कर रहे हैं दोनों कंपनी, आप लोग बंद कीजिए, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रियासत मेरा है और इस रियासत में बिना पूछे आप लोग मद्रास पे कब्जा कैसे कर ले रहे हैं, इस क्षेत्र पे कब्जा कैसे कर ले हैं, इस खेल को बंद कीजिए। मगर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि खुद अनवरदीन जब देखे कि अंग्रेज तो शांत हो गए मगर फ्रांसीसी शांत नहीं हुए, तो मजबूरन उनसे युद्ध करना पड़ा और फ्रांसीसी सेना नवाब अनवरदीन के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। क्या फ्रांसीसी विजयी रहे? छोटी सी सेना, 200 सैनिक मात्र गए थे इस युद्ध में लड़ने के लिए, कहा जाता है 200 सैनिक, और उसकी बड़ी सेना हरा दी। क्यों हरा है? कि वो ट्रेंड सैनिक थे। ये भारतीय सैनिक में क्या थी? राष्ट्रवाद की भावना तो थी,
लड़ेंगे मर जाएंगे। उनमें क्या थी, टेक्निकल थे, ट्रेंड थे वो लोग, थे ना। और ये किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है भारतीय धरती पे। अभी तक कुछ जीता नहीं था और विजय नहीं हुआ था इस भारतीय सेना पे। और इस विजय का मुख्य कारण क्या था जानते हैं? फ्रांसीसियों का तोप खाना। क्या था? फ्रांसीसियों का तोप खाना। चलिए इसके पहले घटना बताते हैं। ये कर्नाटक युद्ध में जब हुआ घटना ये कि 1749 ईस्वी में, कब? 1748 में। उसके बाद युद्ध में हुआ और दोनों को अपना अपना क्षेत्र वापस करना पड़ा, विजय हो गए। मद्रास का घेरा उनके पास रह गया। संयोग से वहां क्या हुआ, कहां पे? यूरोप में जो युद्ध छिड़ा था, जिसका प्रभाव भारत में था, उस मुद्दे पे वहां पे संधि हो गई है। कौन सी संधि? कहां पे? वहां युद्ध तो यूरोप में छिड़ा था ना, उसका प्रभाव भारत में दिख रहा था। इसी चलते आपस में लड़े थे ये लोग। एक स्लापा का संधि पूछा गया प्रश्न है भाई। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध की समाप्ति के पश्चात कौन सा? एक लाख सेपेल की संधि होती है। और इस संधि के अनुसार शर्त होती है संधि में कोई भी कि दोनों जो है अपना अपना क्षेत्र वापस करेंगे। इस संधि के शर्तों के अनुसार मद्रास जो है अंग्रेजों को मिल गया, जिसपे घेरा कौन डाला था? फ्रांसीसी गवर्नर डाला था, डुप्ले। और अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। अमेरिका में सोचिए, संधि यहां वहां होती है, तो भारत में प्रभाव पड़ा कि मद्रास दे दो अंग्रेजों को, आपको हम अमेरिका में लुईबर्ग दे देंगे आपको हम। और इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे, यानी जो जो क्षेत्र जो जीता था वापस कर दिया गया और एक शांति स्थापित कर दी गई। चलिए अब इसके बाद हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह युद्ध सिद्ध कर दिया कि छोटी सी जो ट्रेंड सैनिक है बड़े बड़े रियासतों को हरा सकता है। यानी दक्षिण भारत के रियासत का पोल खोल दिया उसने, और यही मौका मिल गया इनको आगे बढ़ने का, दोनों कंपनियों। और डुप्ले को भी अच्छा मौका मिल गया। यदि हम इन रियासतों के आंतरिक संघर्ष में हस्तक्षेप करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा और अंग्रेज को यहीं बीट कर सकते हैं। और यह एक अधिकार है अंग्रेजों का, चाहे मेरा भी अधिकार है, तो और विस्तार हो सकता है। यह रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध, छोटी सी कहानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद हुआ कि नहीं? कुछ पूछेंगे हम, वापस आके पूछेंगे आपसे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव या महत्व पूछे तो क्या कीजिएगा कि भारत पे नहीं पड़ा कोई प्रभाव। इसका प्रभाव इस युद्ध ने फ्रांसीसियों को कोई लाभ और न ही अंग्रेजों को कोई लाभ हुआ, क्योंकि जीते भी, पैसा भी खर्च किया और क्षेत्र वापस करना पड़ गया। मगर भारतीय प्रदेश में लाभ दिख गया। मगर इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से ट्रेंड और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों को बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। यानी यहां लिखा हुआ है, दिस वार एक्सपोर्ड द वीकनेस ऑफ द इंडियन किंगडम and become clear the even small army trained and well organized in European system can defeat the large Indian king। बड़े राजाओं को भी हरा सकता है आसानी से। ये प्रभाव है, यदि मेंस में लिखना हो तो ये प्रभाव लिख सकते हैं आप लोग। और फ्रांसीसी सत्ता जो है और शक्ति दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया। दक्षिण भारत के राज्य समझ गए कि भाई जो है फ्रांसीसी शक्ति जो है ये बहुत ट्रेंड है और इनका सहयोग लिया जाएगा तो मेरा क्षेत्र भी बच जाएगा
और अंग्रेजों के खिलाफ हम आसानी से लड़ भी सकते हैं। और अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गए। तो समझ गया कि अंग्रेज इनके सामने तीक्ष्ण है, छोटा है, बहुत कमजोर बल वाले लोग, और ये समझ ही नहीं पाया कि अंग्रेज ही इनके लिए घातक सिद्ध हो गए। चलिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण बताइए आप लोग। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण इंडिया में ही रहेगा। प्रथम तो विदेश में लड़े हम, द्वितीय कर्नाटक युद्ध यही लड़ा जाएगा, भारतीय धरती पर ही लड़ा जाएगा और भारतीयों के कारणों के कारण ही लड़ा जाएगा। यानी भारतीय राजनीतिक पटल पर ही इसका व्यापक प्रभाव दिखाई दिया। बताइए क्या कारण रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। इसमें भी वही था कि प्रतिस्पर्धा था विस्तार करने का, ब्रिटिश और फ्रेंच का। और विस्तार कहां करना है? दक्षिण भारत में करना है, तो आपस में लड़ेंगे। और फ्रांसीसी समझ गए थे कि यहां की जो रियासत है, इनकी आंतरिक कलम में यदि हस्तक्षेप कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा कि हमें मौका मिल जाएगा, कुछ क्षेत्र मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे और व्यापार का एक अधिकार भी मिल जाएगा। तो भारतीय पटल पर ही लड़ा गया और भारतीय परिदृश्य के माध्यम से ही लड़ा गया। कब से कब था द्वितीय कर्नाटक युद्ध? 49 से 54 तक। 49 से 54 तक इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार कर दी। क्या तैयार कर दी? कि अभी बताए थे कि हैदराबाद के संस्थापक थे कौन? निजाम मुल्क। उनकी मृत्यु हो जाती है 1747 में। उसके बाद उनके पुत्र नासिर जंग। कौन पुत्र? नासिर जंग। और पौत्र कौन था उनका? मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया कि हम न तो हम। और यही मौका मिल गया डुप्ले को हस्तक्षेप करने का। एक प्रदेश यहां आया, हैदराबाद रियासत, इसलिए हैदराबाद में पढ़ाया हूं। क्या कि तीनों युद्ध में हैदराबाद कर्नाटक ही लड़ेंगे आपस में। ठीक है, एक प्रदेश ये हो गया। याद रखिए, नाम याद रखिएगा। और कर्नाटक में स्थिति ऐसी बनी। कर्नाटक में स्थिति क्या बनी? कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति बन गई जब मराठों ने 7 वर्षों तक किसको कैद में रखने के बाद चंदा साहब, यह नाम याद है ना चंदा साहब का? याद है? कुछ भूल गई है? को आजाद कर दिया, नहीं फ्रीडम दे दिया, जाओ आजाद हो जाओ। और अनुद्दीन था वहां पे, तो चंदा साहब अनुद्दीन में भाई युद्ध होगा यहां पे। और ऐसे में अनुद्दीन और चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ना तय था। और यहां भी फ्रांसीसी जो डुप्ले था अपने दिमाग का यूज किया। इसने कहा किसी एक पक्ष को हम सपोर्ट कर देंगे तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक हार जाएगा। और इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी ने चंदा साहब को कहां? कर्नाटक में। और मुजफ्फर जंग हैदराबाद। याद है ना? कौन था मुजफ्फर जंग? पुत्र था कि पौत्र था? पौत्र था। पौत्र को समर्थन दे दिया। और अंग्रेजों ने किसको समर्थन दिया? अनुद्दीन को और नासिर जंग को समर्थन दे दिया। लड़े तो भाई करना कौन? 2 रियासत। लड़ कौन रहा था? 2 कंपनियां अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, व्यापारिक एक अधिकार के लिए। और युद्ध होना तय था। तो कौन सा युद्ध होगा बताइए? कौन सा भाई? इसमें 2-3 युद्ध होंगे भाई। अंबुर का युद्ध याद है? पूछा गया प्रश्न एक बार, उसने क्रम को दे दिया था। अंबुर युद्ध, बांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध और एक युद्ध, 4 युद्ध दिया था। कहा क्रम से सारी इसको। यूपीएससी का प्रश्न है भाई, आईएएस का प्रश्न है, 2005-6 में पूछा था। अब बेदरा का युद्ध, हाँ 4 युद्ध दिया था। तो 1749 ईस्वी में अंबुर के युद्ध में, अंबर के युद्ध में, अंबुर भी कहीं मिलता है, कौन मारा गया? अनुद्दीन मारा गया। इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? अनुद्दीन को डुप्ले कर रहा था। अंग्रेज कर रहे थे इसको, और चंदा साहब को ने डुप्ले कर रहा था। और उसके बेटे मोहम्मद अली जो था वो भाग गया। मोहम्मद अली जो है तिरुचिरापल्ली में शरण ले लिया वो। तो मौका कौन किसको मिल गया? चंदा साहब को। यानी जीत किसको हुई? फ्रांसीसियों की जीत हो गई।
भाई सपोर्ट तो चंदा साहब को फ्रांसीसी कर रहे थे, इसको अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है, लड़ रहे थे दोनों आमने सामने आपस में, मगर पीछे से कौन कर रहा था सपोर्ट उनको? एक तरफ से फ्रांसीसी, एक तरफ से अंग्रेज। और 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया। कौन नासिर जंग? रियासत जो निजाम मुल्क का पुत्र, वो कहीं जा रहा था तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और मुजफ्फर जंग नवाब बन गया। तो किसका प्रभाव जम गया? अब फ्रांसीसियों का प्रभाव जम गया और उसे प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने नासिर जंग, मुजफ्फर जंग को जो बना देगा, क्या बनाएगा, गवर्नर बना देगा वहां का, तो खुश होगा। और खुश होकर इसने क्या किया? मुसलीपट्टनम और पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया डुप्ले को, और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से लेके और कन्याकुमारी तक बेल्ट तक का क्षेत्र का गवर्नर कर दिया डुप्ले को। क्या कहानी समझ में आई? यानी अंबूर के युद्ध में 3 सहयोगी लड़ेंगे, एक तरफ से मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी और चंदा साहब, और एक तरफ से अनवरुद्दीन और अंग्रेज। इसमें अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा भाग जाता है अली, तो प्रभाव किसका जम गया? फ्रांसीसियों का प्रभाव इसमें जम गया और शेष कर्नाटक पे उसने चंदा साहब का अधिकार भी हो गया इसमें। और उसने खुश होकर 80 गांव भी दान में दिया था। खुश होकर पांडिचेरी के 80 गांव उसने दान में भी दिया था इनको, डुप्ले को। चलिए, तो अब बताइए, मुसलीपट्टनम पांडिचेरी का क्षेत्र जो था, अब प्रभाव में किसके आ गया? फ्रेंच। और इस पे पिछले क्लास में हमने प्रश्न पढ़ाया था कि पांडिचेरी के बारे में प्रश्न पूछा था कि पांडिचेरी पर पहला जो स्थापित किया फैक्ट्री, वो पुर्तगीज थे, द्वितीय फ्रांसीसी थे, स्टेटमेंट था वो, और अंग्रेज कभी कब्जा नहीं किया। ये प्रश्न 21 या 22 में पूछा गया इसके प्रश्न में, पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था हमने, ठीक है। कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो पूरी चीज याद हो जाएगी आपको। सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे तो आधे भूलेंगे और आधे कहां? घर के दरवाजे में रख के चले जाएंगे। चलिए, मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलात जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र यानी मुस्तफाबाद नगर, चिरकुला, राजमुंदरी, एलोर प्रदान कर दिया गया। और ध्यातव्य है कि इसके पूर्व चंदा साहब में भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान कर दिए थे, तो मुनाफे ही मुनाफे फ्रांसीसियों को हो गया। चलिए, अब और डुप्ले ने डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी भेजी। बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच टुकड़ी भेजी थी हैदराबाद के क्षेत्र में। बुस्सी के नेतृत्व में, थोड़ा पीछे कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा पीछे किए हैं, एक फैक्ट छूट गया था उसीलिए हम पीछे किए इसको। चलिए, अब उसी समय के बाद डुप्ले क्या हुआ, इतना खुश हुआ कि हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी भेजा, तैनात कर दिया हैदराबाद में, क्या कि उसको क्षेत्र मिल गया वहां पे। और इस तरह दक्षिण क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण क्या हो गया, और प्रभावी हो गया था। एक ब्रिटिश क्लर्क, अब यहां क्लाइव की जिक्र करते हैं 2 मिनट में। एक ब्रिटिश क्लर्क था क्लाइव, जो भारत आया क्लर्क के रूप में, और भारत आया और उसने कूटनीति का सहारा लिया। कहा कि हम जो कूटनीति बताएंगे उसका प्रयोग कीजिए, उससे हम लोग सफल हो जाएंगे दक्षिण भारत में। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, तिरछापल्ली पर दबाव बनाते हैं और आर्काड के किलों को घेरते हैं। इससे क्या होगा, फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी पर दबाव कम किया जा सकता है हम लोग। और ये प्रस्ताव मान लिया गया
और त्रिचापल्ली पर दबाव बनाया गया और अर्काट को किले को घेरा गया। इसके कहने पे इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। देखिए, जो अंग्रेज थे, अरे फ्रांसीसी समर्थक चंदा साहब, उनकी हत्या हो गई कर्नाटक में। और उस जब त्रिचापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया तो अंग्रेज परास्त हो गए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया, जो बहुत बड़ी भूल हो गई। और किसको बनाया गया? गढ़ियों को, गंडाहू बोलते हैं, जिस गढ़ियों बोलते हैं, वो पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भेजा गया यहां पे। और अब क्या कहा, गंडाहू जो थे, प्रयासों से अंग्रेज कंपनी ने 1754 में संधि की, पांडिचेरी की संधि की। कब? 1754 में पांडिचेरी की संधि की, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पे सहमत हो गए। चलिए, जो आपस में जो लड़ाई हुआ वो बंद कीजिए और पांडिचेरी की संधि याद रखिएगा, डेट, पांडिचेरी की संधि। इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दोनों कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्र वापस ले लिए। संधि में ही होता था ना कि दोनों आपस अपने ले लेंगे, और जो क्षतिपूर्ति हो, भाई कोई बात नहीं, क्षतिपूर्ति तो हुई है, जो जो क्षेत्र जीते हैं वापस आप लोग कर लीजिए। तो इस संधि का डेट याद रखिएगा। और अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली, जो भाग गया था, अनवरुद्दीन का बेटा, कर्नाटक का नवाब बना दिया गया, क्योंकि चंदा साहब की हत्या हो गई थी। और इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया कि अब हम नहीं करेंगे हस्तक्षेप, जो करे अपने आपस में लड़े। ठीक है, युद्ध करते हैं, समर्थन करते हैं, भाई घाटा हम ही लोग को होता है, सैनिक देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ क्षेत्र मिल जाता है, फिर वापस करना पड़ जाता है, तो क्या फायदा। हम लोग अब लोग आपस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा, आगे देखिए। अब हुआ ये द्वितीय कर्नाटक समाप्त, क्या लास्ट संधि 54 हो गया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, बताइए जल्दी से। डेट कब से कब तक? 1758 से लेके 1763 तक, है ना डेट याद रखिएगा आप लोग। क्या कारण था भाई? और ये भी युद्ध लड़ा जाएगा कहां? यूरोप की धरती पे। अब यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुआ, जो सप्तवर्षीय युद्ध होता है। कब से कब तक चलता है सप्तवर्षीय युद्ध? 58 से 63। और उसका प्रभाव यहां इंडिया में दिखाई दिया, यानी फ्रांस और इंग्लैंड वहां लड़ेंगे, फिर भारतीय धरती पे प्रभाव दिखाई देगा। और यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहा था। देखिए, अलायंस की बात आ गई, जो जब पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो बताया जाएगा इसमें। और जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कहां दिखना है? भारत में दिखना है, क्योंकि दोनों शक्तियां जो है दक्षिण भारत में डिजर्व कर रही थी और व्यापार कर रही थी, क्षेत्र विस्तार कर रही थी, और दोनों भी यहां पे आपस में टकराहट थी। यहां पे चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या बना? वही तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बना? फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली, याद है नाम लाली का, वो भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र का सैनिक और असैनिक यानी गवर्नर पूर्णतः हर क्षेत्र के लिए प्रदान कर दिया गया। यहां लिखा हुआ है, ग्रांटिंग मिलिट्री एंड सिविलियन राइट टू इंटायर फ्रेंच टेरिटरी, लिखा हुआ है। लाली को दे दिया गया, डुप्ले गए, गोडाहू गए, उसे लाली को दे दिया गया। और 1758 में लाली ने क्या, लाली कौन? लाली, काउंट डी लाली गवर्नर जो था, फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने कर लिया ये युद्ध में, भाई प्रभाव जमेगा यहां पे ना भाई। और हालांकि तंजौर पे अधिकार करने में वो असफल रहे। फोर्ट डेविड कहां भाई? मद्रास, याद है ना?
यही मद्रास और तंजौर के क्षेत्र में, इसलिए दक्षिण भारत का मैप दिखाएं आप लोग को कि तंजौर के क्षेत्र में वो असफल रहे, वो अधिकार नहीं कर पाए। और लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को, जो हैदराबाद था, हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया था वहां पे, तो उसको वापस बुला लिया। एक बहुत बड़ी भूल हो गई और कालांतर में उसकी रणनीतिक भूल साबित हुई। जब वहां से वापस बुला लेंगे तो आपका प्रभाव कम हो जाएगा ना भाई। का ये भी कूटनीति का सहारा लेके हैदराबाद रियासत में क्या अपना व्यापार कर रहा था, सैनिक टुकड़ी रखा था वहां पे, वो उसी के गले राजा के खर्चे से ही खर्चे चल रहे थे। इन लोगों का कंसेप्ट यही था कि भाई जहां टुकड़ी रखेंगे वहां के रियासत पूरी खर्चा उठाएंगे, हम व्यापार भी करेंगे, मुनाफा भी कमाएंगे, और जो सैनिक टुकड़ी रहेगा उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। बदले में क्या करेंगे, आपको हम सहयोग करते रहेंगे, आपके दुश्मन से क्या करेंगे, सहयोग करते रहेंगे। चलिए दूसरी तरफ जो है अंग्रेजी नौसेना ने एडमिरल पोकाक के नेतृत्व में, सब नाम नहीं मिलेगा जल्दी, पोकाक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दिया, मतलब हराया। और क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। देखिए धीरे धीरे प्रभाव अंग्रेजों का जमने लगा। 3 बार इनको हराया भी, चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। और 1760 में आते आते अंग्रेजी सेनानायक आयरकूट के नेतृत्व में कौन सा युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध होता है जो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। डेट नहीं पूछेगा आपसे, हमने डेट लिख दिया इसमें। इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की हार हो गई, क्योंकि लाली ने भूल किया था, बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया था, और लाली उस डुप्लेट टाइप कूटनीतिक नहीं थे। होता है कि कुछ होता है कि एक, आज हम पेपर में पढ़ रहे थे, मूर्खा यूनिवर्सिटी एक मिला हमको, आगरा में मूर्खा यूनिवर्सिटी है जहां महामूर्खा की उपाधि दी जाती है। तो डुप्लेट टाइप बुस्सी जो थे मूर्ख थे डुप्ले की अपेक्षा, ऐसे से काम किए जिसके चलते उनको हारना पड़ा। और अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया और 1761 में पांडिचेरी पर नियंत्रण कर लिया, जो उनके नियंत्रण में आया था। और बाद में माहे और जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इस सभी जगहों पे फ्रेंच की क्या थी, फैक्ट्रियां थी। माहे, जिंजी, पांडिचेरी, त्रिचापल्ली, तंजौर। जब बुस्सी हार जाएंगे तो अंग्रेज करेंगे। आगे देखते हैं क्या है, बस कहानी लास्ट चल रही है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ का अंत कब किसे हुआ, 1763 में। कौन सी संधि हुई, पेरिस की संधि, पूछा गया प्रश्न है। 1763 में पेरिस की संधि से हुआ। और इस संधि के शर्तों के अनुसार क्या हुआ, शर्त क्या होगा, जब हार जाएंगे तो शर्त, भाई अंग्रेज जो थे वो शर्त हारने जीतने के बाद अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते थे। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी और कहा कि अब आप क्या करेंगे, किलाबंदी नहीं करेंगे फैक्ट्री का, क्षेत्र नहीं जीतेंगे, और क्या कर सकते हैं, ना सैनिक रख सकते हैं। देखिए शर्त क्या क्या किया, अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। इसके पहले हारते थे तो संधि होती थी, तो क्षेत्र वापसी होती थी। मैं इसमें अंग्रेज जीते तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कहे कि हम फैक्ट्री तो दे देंगे पूरा, मगर वहां पे किलाबंदी नहीं कर सकते हैं, क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकते हैं, ना सैनिक रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। और अब फैक्ट्रियां केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकती थी। अच्छा, फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है बताइए आपको, 30 सेकंड में जल्दी। फैक्ट्री स्थापित करने का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी। फैक्ट्री स्थापित करने का अर्थ ये होता है कि कोठी स्थापित करना, मकान बनाना, और कार्यालय खोलना, ऑफिस खोलना, और जो अधिकारी है उनके लिए आवास व्यवस्था करना। उत्पादन काम नहीं होता था फैक्ट्री में, उस समय के फैक्ट्री में प्रोडक्शन काम नहीं होता था फैक्ट्री में। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था पूर्णतः निर्णायक था और फ्रांसीसियों भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में
क्या स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे, जो स्वतंत्र शक्ति के रूप में थे अब समाप्त हो चुके थे, सिर्फ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, कहानी खत्म उनकी। और पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज विस्तार के विचार को छोड़ दिया और सारा ध्यान कहां कर दिया केंद्रित, व्यापार पे केंद्रित कर दिया। यही ये कारण निकल के आया और अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया। और पेरिस की संधि जो है क्या, जो डुप्ले ने नींव रखी थी, पेरिस की संधि में भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका। अब मतलब कुछ रहा ही नहीं। और लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाला कर्नाटक, कितना युद्ध चला, 20 वर्ष तक युद्ध चला था। फ्रांसीसियों की हार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की एकमात्र शक्ति रह जाएगी, वो अंग्रेज रहेंगे और वही व्यापार करेंगे, वही क्षेत्र विस्तार करेंगे और जो होगा वही करेंगे। तो ये तीनों कर्नाटक युद्ध को याद रखना है। इससे एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर वर्ष, किसी किसी वर्ष गैप हो जाते हैं, किसी किसी वर्ष गैप हो जाता है, किसी वर्ष नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथी।